जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु एट से 10 में। आज हम लोग साइंस के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्ट 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोग एक सेट कर लिए हैं, आज ये दूसरा सेट का पहला पार्ट है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं बड़े ही जबरदस्त तरीके से। अगर आज का क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव यानी धनात्मक। जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? याद रखिएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है यानी निगेटिव, है ना। चलिए तो ये बात याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? पॉजिटिव यानी पहला ऑप्शन। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन है जो कि दोनों सही होंगे, ए और सी, है ना। तो चलिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। तो याद रखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल, उत्तल, अवतल या उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। बात करते हैं हम समतल दर्पण की। तो देखिए समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में, कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा कैसा? सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। जबकि बात करें हम अवतल दर्पण की, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, है ना। तो अवतल दर्पण में अगर हम बात करें तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, आभासी, जबकि और वास्तविक, उल्टा। यानी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, यानी इसमें सभी तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। तो चलिए देखिए आगे बात करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो देखिए समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो समतल दर्पण में होता क्या है कि जब आप समतल दर्पण के सामने भी वेग से आते हो, मान लेते हैं कि भी मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई व्यक्ति जा रहा है समतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब आता दिखाई देगा 2 भी मीटर प्रति सेकंड के दर से, है ना। तो इसमें व्यक्ति कैसे चल रहा है? 4 मीटर प्रति सेकंड के दर से, तो उसका प्रतिबिंब आता दिखाई देगा 8 मीटर प्रति सेकंड के दर से, है ना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ने से दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे हम दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, बात करते हैं हम निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखती है। हम क्या कहेंगे, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। और अगर हम बात करें दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखती है। जबकि अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष के लिए क्या उपचार किया जाता है, तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि के लिए कौन सा लेंस, तो याद रखिएगा अवतल लेंस। और अगर हम बात करें दूर दृष्टि के लिए, दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, है ना। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर, कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जिस चश्मे का उपयोग करते हैं उसमें कौन सा लेंस लगा होता है। देखिए अभी तुरंत हमने बताया कौन सा लेंस लगा रहता है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में, तो हम क्या कहेंगे, ये होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, तो याद रखिएगा विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलॉम। क्या होती है, कूलॉम। चलिए वोल्ट अगर हम बात करें, वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का, या आप कह सकते हैं विद्युत विभव का। जबकि एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का। किसका एसआई मात्रक, विद्युत धारा का। चलिए तो कूलॉम किसका, विद्युत आवेश का। कूलॉम किसका, विद्युत आवेश का। वोल्ट किसका, विभवांतर और विद्युत विभव का। जबकि एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा की। चलिए आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन या तथा ऋण आवेश माना जाता है। तो यह नामकरण किसने किया था, तो याद रखिएगा यह नामकरण किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये ऑप्शन नंबर डी, किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलिए आगे बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन दूसरा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि एक पदार्थ को 1 कूलॉम धन आवेश में आवेशित किया गया है, तो इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसकी संख्या क्या है। तो याद रखिएगा उसकी संख्या होती है कितना, 6.25 गुना 10 पर पावर 18। कितना, 6.25 गुना 10 पर पावर 18, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। क्या है क्वेश्चन, कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट की तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसका उपयुक्त शक्ति कितना होगा। तो याद रखिएगा इसका उपयुक्त शक्ति क्या होगा, 50 वाट। क्या होगा, 50 वाट। चलिए आगे बात करते हैं 11 नंबर, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या होती है। याद रखिएगा क्या है, कि किसी विद्युत को आवेशित करने की प्रक्रिया है, नहीं। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। कुंडली तथा चुंबक के बीच आवेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ये ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर। तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, विद्युत चुंबकीय
प्रेरण पर। चलिए आगे बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। 13 नंबर क्या कह रहा है? लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा देखिए, प्रतिक्रिया PbO प्लस सी से बन रहा है Pb प्लस CO। इसमें क्या कह रहा है कि PbO ऑक्सीकृत हो रहा है, C ऑक्सीकारक है, C एक अपकारक है? नहीं, हम क्या कहेंगे? C एक अपकारक है। ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से हाइड्रोजन गैस देता है? तो याद रखिएगा, कौन देता है? एल्युमिनियम। कौन देता है? एल्युमिनियम। चलिए आगे बात करते हैं हम मैग्नीशियम, है ना, Mg का परमाणु संख्या क्या होता है? 12, है ना। जबकि कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? 29, है ना। Al यानी एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 13। Ag चांदी का परमाणु संख्या क्या होता है? तो याद रखिएगा 47, है ना। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि विलयन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि यह प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार है। देखिए, 1 से लेकर कहां तक? 14 तक। 1 से लेकर 14 तक रहता है, इसे हम कहते हैं pH स्केल। और यहाँ पर बीच में, है ना, 7, जो कि 7 उदासीन को दर्शाता है, 1 से 7 अम्लीयता को दर्शाता है, जबकि 7 से 14 क्षारीयता को दर्शाता है। तो देखिए, बात करें हम 14 से, तो जब 14 से आप इधर आओगे, 14 से जब आप इधर आओगे तो इसकी क्षारीयता क्या होती है? घटती जाती है। लेकिन जब आप इधर से इधर जाओगे तो इसकी क्षारीयता क्या होती है? बढ़ती है। क्या बढ़ती है? तो आप लिखोगे क्षारीयता, है ना। लेकिन इधर से जब आप इधर आओगे तो क्या होगी? अम्लीयता बढ़ेगी। क्या होगी? अम्लीयता बढ़ेगी, है ना। जब आप जितने नजदीक होगे, यानी 1 के अगर आप नजदीक हैं तो ये प्रबल अम्ल है, लेकिन अगर आप 14 के नजदीक हैं तो आप क्या कहोगे? ये प्रबल क्षार होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार होगा। सॉरी, हम प्रबल अम्ल में लगा दिए, नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रबल क्षार। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। 17 क्या है? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। क्या होता है? P4। आगे बात करें दूसरा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीतल में रहता है। तो याद रखिएगा, पीतल में क्या रहता है? तांबा और जस्ता। यानी इसमें क्या रहता है? तांबा और जस्ता। क्या कह सकते हैं आप? तांबा और जस्ता। इससे क्या बनता है? पीतल। अगर हम बात करें, एक आप ट्रिक याद रखिएगा, क्या? पिताजी। तो पिताजी में आप देखो, पी से क्या हो जाएगा? पीतल। ता से क्या हो जाएगा? तांबा। और जौ से क्या हो जाएगा? जस्ता, है ना। पीतल किसका किसका मिश्रण है? तो आप क्या कहोगे? तांबा और जस्ता का। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। देखिए 19 नंबर, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखिएगा, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युततः धनात्मक। कैसी होती है? विद्युततः धनात्मक। हम बात करें धातु की ऑक्साइड, धातु की जो ऑक्साइड होती है कैसी होती है? क्षारीय। जबकि अधातु की
ऑक्साइड कैसी होती है? याद रखिएगा, अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो याद रखिएगा, चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा दूर करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा कि कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व क्या है? तो याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिकों का जो आवश्यक तत्व है वो है कार्बन। सी क्या है? कार्बन। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व कौन है? तो देखिए अक्रिय तत्व कितने हैं, सबसे पहले ये याद रख ले हम लोग। अक्रिय तत्व 6 हैं। एक है हीलियम, उसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो याद रखिएगा, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन में है? तो हीलियम। तो हीलियम क्या है? अक्रिय तत्व है। देखिए आगे बात करते हैं दूसरा, एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा CnH2n। क्या है? CnH2n। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। तो इसका ये क्वेश्चन हम पहले पार्ट में भी करा चुके हैं। अल्कोहल का किसका प्रयोग होता है? अल्कोहल का, जिसमें हमने बात किया था इथाइल अल्कोहल की। क्या होता है इसका अनुसूत्र? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। चलिए आगे बात करते हैं, आवर्त सारणी के 7th A के तत्व क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, ये क्या कहलाते हैं? हैलोजन। क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? और सत्य की बात करें तो देखिए सबसे पहले इसने क्या बोला कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। सही बात है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। सही बात है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। नहीं, यही असत्य है। और हमसे क्या पूछा? असत्य। चलिए आगे बात करते हैं 27 का। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में, यानी फैलोपियन नालिका। इसे हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है क्या? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज। शोषण की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है। तो 120/80, यानी ये सीधे तौर पे ब्लड प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। इसे एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और एक को कहते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर, है ना। तो वो कितना होता है? 120/80। चलिए आगे बात करें, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो याद रखिएगा, पत्ती जो मुरझाते हैं वो एब्सिसिक एसिड के कारण। किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये होता है इथाइलिन। एथिलीन की अगर हम बात करें, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फल पकाने वाला हार्मोन। याद रखिएगा, यह प्राकृतिक रूप में पादप में पाए जाते हैं, पेड़ों में पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा,
तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो याद रखिएगा कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। चलिए आगे बात करते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संपर्क। क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो यह है समजात। किस प्रकार के? तो समजात के। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार वह बाह्य रचना में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऐसे अंगों को हम कहते हैं समजात अंग। क्या कहते हैं? समजात अंग। चलिए आगे बात करते हैं 37। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? तो देखिए कृत्रिम मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाए, तो वन तो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है ना, तो वन इसमें नहीं होगा। दूसरा देखिए झील, तालाब, तालाब तो मनुष्य के द्वारा बनाया जा सकता है लेकिन झील मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। अब आगे देखिए बगीचा और खेत, हाँ ये कह सकते हैं क्योंकि बगीचा आदमी लगा सकता है और खेत भी आदमी लगा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन 38 का। क्या है 38 का? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। क्या है? सूर्य। 39 का देखिए क्या है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो याद रखिएगा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, यानी इनमें से सभी हम क्या कह सकते हैं? ये सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा 40 का। क्या कह रहा है 40 का? कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा इसे हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय। देखिए ये पार्ट 1 खत्म हुआ, अब हम कल पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें 41 से लेकर 80 क्वेश्चन तक होंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।